सभी साथियों को नमस्कार का नमस्कार। यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन जिसका इंतजार सभी को है और यूपी पीजीटी में साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार इसके सिलेबस पर कितना असर पड़ेगा नए नोटिफिकेशन में। तो नया नोटिफिकेशन अभी तो आने की उम्मीद जल्दी नहीं है, लेकिन जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आ सकता है। फिलहाल मैं तो अगस्त मान करके चल रहा हूँ कि जुलाई से अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट बात होगी, जिस पर हमारा गहन अध्ययन चल रहा है, जिस पर हमारा विचार चल रहा है, वो है चेंज इन सिलेबस। व्हाट विल बी द सिलेबस ऑफ न्यू नोटिफिकेशन ऑफ द पीजीटी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। तो न्यू पीजीटी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन में जो सिलेबस का चांस बढ़ रहा है, वो चांस अब जीआईसी के मोड पर जा रहा है। यानी कि जीआईसी में जो सिलेबस रहता है वही सिलेबस आने की उम्मीद अब यूपी पीजीटी में पूरी तरीके से है। तो फिर साथियों, आप जो पुरानी तैयारी करने वाले हैं उनमें से कितने चैप्टर उसमें जोड़े जा सकते हैं, इसकी संभावना भी मैं आपको बताने की उम्मीद करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो यूपी पीजीटी में एक्स्ट्रा सिलेबस है वो क्या है। यूपी पीजीटी में एक्स्ट्रा सिलेबस अगर आप जानते हैं तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्कोलॉइड्स हैं, इसके बाद एल्कोलॉइड्स में बहुत शॉर्ट में है डाइज हैं, है ना, डाइज भी इसके अंदर है, और हेट्रोसाइक्लिक हो गए, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई इसके अंदर। ये कुछ टॉपिक जो हैं वो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं और यही एक्स्ट्रा एडेड जो टॉपिक हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन लेकर के आते हैं और यही 10-12 क्वेश्चन उसे सिलेक्शन से दूर कर देता है। अगर इसमें से मान लेते 50% वो कर लेता है। देखिए, नॉर्मल पेपर जो मैं चाहता हूँ, वो नॉर्मल पेपर जो मैंने देखा है, समझा है, नॉर्मल पेपर 80 यानी 125 क्वेश्चन जो आया करते थे उसमें से लगभग 80 क्वेश्चन वो होते हैं जो आप लोगों ने अपने बेसिक्स में पढ़े होते हैं। लेकिन ये भी निश्चित नहीं है कि 80 में से आप 100% क्वेश्चन कर जाएंगे। अगर 80 में से 100% क्वेश्चन आप कर लेते हैं तब मान के चलिए कि आप सिलेक्शन के दायरे में आ गए, लेकिन ये संभावना रेयरेस्ट होती है, कम लोगों के साथ होती है कि वो आउट ऑफ 80 पूरा कर जाए। अब रिमेनिंग जो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन होते हैं, ये 12 क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं टॉपिक से होते हैं। एक तो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी ले जाता है, तो कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो उठा ही लेता है। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन भी 2-3 क्वेश्चन उठा लेता है, हाइड्रोसाइक्लिक भी 2-3 क्वेश्चन उठा लेता है। अब डाइज भी कम से कम 2 क्वेश्चन उठा लेके चला जाता है। इसके तरीके से थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड लॉ है वो भी उठा लेता है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन। फेज रूल उठा लेता है। इसी तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा होगा, वो भी उठा ले। तो 7-8 चैप्टर ये जो हैं ये पूरे सिस्टम को बिगाड़ देते हैं और पूरे सिस्टम को बिगाड़ने का पर्पज मेरा ये कि जो कॉमन सभी का सिलेबस है उनसे हट जाते हैं। तो इनको विचार इन पर चल रहा है कि इनको चैप्टर को कंसाइज किया जाए, इन चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर रखे जाएं और कुछ चैप्टर हटा दिए जाएं। यानी कि जैसे हाइड्रोसाइक्लिक को रखना जरूरी है क्योंकि एरोमेटिसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन हाइड्रोसाइक्लिक से जुड़ जाते हैं। तो अगर रखेंगे तब भी ठीक है, नहीं रखेंगे तब भी एरोमेटिसिटी तो आपको उसकी पढ़नी ही पड़ेगी। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन पे नंबर ऑफ द सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इसके ये जनरल टॉपिक्स दो जो हैं वो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इनके रखे जाने की उम्मीद तो है। लेकिन मुझे लगता है कि फेज रूल हटाया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हटाया जा सकता है, एल्कोलॉइड्स का एक भी क्वेश्चन ना दिया जाए, डाइज में केवल वही क्वेश्चंस दिए जाएं जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस के नॉर्मल स्टडी में आते हैं। जब हम लोग एल्डिहाइड्स पढ़ते हैं, जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पढ़ते हैं, तो उस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ हम लोगों को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए, उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चन हम लोगों को कराए जाएं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन स्ट्रेटजी प्लान हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको और बताने की कोशिश करूँगा कि अगर मान लेते हैं कि हमारा सिलेबस वही जो जीआईसी पैटर्न का रहता है, तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, फिर आपका स्ट्रक्चर आइटम आना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, फिर पीरियोडिक टेबल आना चाहिए, फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए, फिर आपका भाई केमिकल बॉन्डिंग बाद इक्विलिब्रियम दोनों तरीके की आ जाए, फर्स्ट और सेकंड इक्विलिब्रियम, फिर थर्मोडायनेमिक्स हो जाए और थर्मोडायनेमिक्स के बाद रेडॉक्स, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ये तीनों हो जाए। फिर आपके जो एनसीईआरटी के सेकंड लेवल पर क्वेश्चन आता है वो हो जाए, जैसे कि आपका सॉलिड हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रो होगा, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, है ना। सरफेस केमिस्ट्री में मेटलर्जी नहीं दी है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, मेटलर्जी बढ़ानी चाहिए मेरे हिसाब से, मेटलर्जी से क्वेश्चन ईजी हो जाता है, मेटलर्जी हो जानी चाहिए।
और मेटलर्जी के बाद में अगर आप इधर ऐड करते हैं तो फिर हेलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो हटने का कोई चांस है ही नहीं। फिर आ जाइए आपका इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन उधर से उठा लेना चाहिए। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हर कंपाउंड का एरोमेटिक पढ़ते हुए अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो एल्केन्स, हेलो एलिन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए और उधर आयनीन्स हो जाए। फिर आपका डाइस और ड्रग्स में से केवल ड्रग्स यहाँ से उठाई जाए, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री नेबुलाइज से जुड़े हुए क्वेश्चन। आपको लेबल इनका ग्रेजुएशन किया जाए, यानी कि इनका लेबल ग्रेजुएशन रहे। और इसमें जैसे अमाडोराई रीअरेंजमेंट है और आपका म्यूटा रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन है, आरएस सिस्टम है, डीएल सिस्टम है, इन पर ज़्यादा विशेष तौर से ध्यान देकर के क्वेश्चन बने तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन के जो उम्मीद है लोगों की बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मैं ये भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस पर जो स्ट्रेटजी प्लान हो वो नए जीआईसी पैटर्न पर होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। सिलेबस जीआईसी जैसा ही आने की उम्मीद है, वो भी नोटिफिकेशन नंबर नेक्स्ट में। जो नोटिफिकेशन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा बनाया जाएगा उसमें ये उम्मीद है कि पैटर्न बदलेगा सिलेबस का, और हो सकता है इसके साथ ही साथ जनरल पेपर भी जोड़ा जाए। जैसा कि जीआईसी में जनरल पेपर भी होता है, तो आप लोग जनरल की तरफ भी मोटिवेट करते रहे। केबी की प्रिपरेशन करते हैं, नवोदय की प्रिपरेशन करते हैं और आपके और बाकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, उनमें जीआईसी में भी करते हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम लोगों को जनरल पेपर भी पास करना रहता है, तो जनरल पेपर की तरफ भी हम लोगों का मोटिवेशन जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अब रास्ता आसान नहीं होगा। रास्ता इसलिए आसान नहीं होगा कि केमिस्ट्री बदल जाएगी, रास्ता इसलिए आसान डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें जनरल पेपर ऐड हो सकता है। जनरल पेपर से खतरा बढ़ जाएगा उन स्टूडेंट्स का जिनकी जीके कमज़ोर है, जिनका जो है वो इंग्लिश और आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन, रीजनिंग पे क्वेश्चन, इनमें डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, तो वो लोग अब पिछड़ सकते हैं। इसलिए वो लोग भी सावधान हो जाएं, उनको भी अभी से ही रीजनिंग और ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। किसी न किसी चाहे बुक ले लें और या जो भी चैनल को यूट्यूब का हो तो उसकी मदद से भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपनी तैयारी प्रिपरेशन जो बैंकिंग एसएससी की बुक्स आती हैं या पीसीएस की रीजनिंग जो आती है, पीसीएस की जनरल नॉलेज आती है, सामान्य एसएससी की आती है, नॉर्मल, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, अगर उस लेवल पर जाकर के आप तैयारी करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अप टू द मार्क रहेंगे और आपको नए नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिल पाएगा। तो अब तक बताई हुई जितनी बातें थी आपने लगातार देखी हैं कि बहुत सारी बातें मेरी खरी उतर रही हैं, और ये बात भी मैं आपको बहुत गहन अध्ययन के तहत बता रहा हूँ कि सिलेबस बदल सकता है। नए नोटिफिकेशन में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको अपनी तैयारी अभी से प्लान करनी पड़ेगी कि सिलेबस के कुछ चैप्टर ऊपर नीचे हो सकते हैं, मीन्स उनके कंटेंट में वेरिएशन आ सकता है। और कंटेंट में वेरिएशन का मतलब हो सकता है चैप्टर को कंसाइज किया जाए, हो सकता है केवल उसके बेसिक्स पूछ लिए जाए, हो सकता है उसकी केवल ऑर्गेनिक की रीजनिंग पूछ ली जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब उम्मीद है कि पैटर्न बदलेगा। तो बदलते हुए पैटर्न की तरफ नज़र जरूर रखिएगा और जीआईसी के सिलेबस पर नज़र डाल लीजिए, वही सिलेबस यूपी पीजीटी का बन सकता है। इसलिए घबराइएगा नहीं, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये पैटर्न आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन फाइट बहुत बढ़ जाएगी। बदलता हुआ पैटर्न फाइट को बढ़ा देगा। अब वो लोग भी शामिल हो जाएंगे फाइट में जो फाइट में नहीं थे, क्योंकि ये 7 चैप्टर फाइट से अलग रखते थे, यानी कि बहुत सारे लोगों को अलग कर देते थे कि जिन लोगों की एमएससी जो है वो थोड़ा सा वीक हुई किसी तरीके से, जिन लोगों की एमएससी में इन चैप्टर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, वो लोग फाइट से बाहर हो जाते थे। लेकिन अगर ऐसा हुआ, यहाँ पर मैं अगर इसलिए बोल रहा हूँ, आपको सलाह दे रहा हूँ, और आप उम्मीद करते हैं कि अनुसर की दी हुई सलाह बहुत ज़्यादा आप रॉन्ग नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें 99% वो चीज़ें सही आती हैं। तो अब यहाँ पर आपने देखा कॉमन स्टडी वाले लोग फाइट में आ जाएंगे। जब कॉमन स्टडी वाले फाइट में आ जाएंगे तो इसका मतलब है वो मेरिट को डिस्टर्ब भी करेंगे, मेरिट को डिस्टर्ब करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी वही पॉइंट अच्छे थे जो 7 चैप्टर्स के, वो हटा दिए। अगर वो हट गए तो इसका मतलब अब वो कॉमन फाइटिंग लेवल पर है, और कॉमन फाइटिंग लेवल में जब आएंगे तो फिर जो हमारा कंपटीशन है स्टूडेंट्स के बीच में वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस कंपटीशन को बढ़ते हुए हमें लड़ने की हिम्मत भी अपने अंदर रखनी चाहिए। और इन सब चीज़ों का नतीजा क्या होगा ये जानेंगे हम लोग नोटिफिकेशन आने के बाद ही। पहले तो कोई डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता है, पहले तो केवल हमारा एक अनुमान है।
जिस तरीके से आयोग अपना काम कर रहा है, जिस तरीके से वो नोटिफिकेशन निकालने का मूड बना रहा है, उसी पैटर्न पर, उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बताया जा रहा है इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग रेडी रहिएगा, परिवर्तन संसार का नियम है। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।